नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है विश्वास आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे छात्र कर रहे होंगे सीटेट परीक्षा की तैयारी। और ये है परेशान किससे? कैसे संस्कृत का जो पैसे जाता है बहुत बड़ा बड़ा आता है, बड़ी दिक्कत होती, कैसे हल करें? तो आओ ना, हम बताएंगे कैसे हल करना है संस्कृत का पैसेज बहुत ही सिंपल तरीके से। मेरे प्रिय छात्रों, दो तीन चीजें आप पहले तो गांठ बांधो और अपने पास रख लो। क्यों? देखिए जी, संस्कृत भाषा कोई भी चीज हमारे लिए तब कठिन होती है जब हम किसी चीज से हमारा संपर्क नहीं रहता है। हम बात करते हैं संस्कृत भाषा की। मेरे प्रिय छात्रों, संस्कृत भाषा में प्रॉब्लम क्या है, संस्कृत भाषा में आपकी समस्या क्या है कि आप संस्कृत भाषा को कभी पढ़े नहीं हो ना, तो तभी तो दिक्कत है। कहते हैं सर हमें अर्थ निकालना सिखाइए, सर हमें अर्थ नहीं आता है, सर नहीं तो कैसे करें? अरे भाई साहब, विद्वान थोड़ी ना बनना है, ना ना ना। आपको बहुत यह आवश्यक, सबसे पहले अर्थ पहले निकालोगे, हाँ, कि पहले पढ़ना सीखोगे। संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनको पहले उच्चारण करना सीखे। मैंने बार बार कहा, आज फिर कह रहा हूं, अभी बहुत अच्छा समय है। अगर डेली बेसिस पर एक पैसेज की ओनली केवल रीडिंग मारते हो, केवल रीडिंग करते हो, पहले तो गद्यांश हल करने का सही तरीके में जो पहला स्टेप है कि आप डेली बेसिस पर जो संस्कृत का गद्यांश होता है उसको पढ़ें, है ना जी, उसको पढ़ने का प्रयास करें। मेरे प्रिय छात्रों, उसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप उस भाषा के प्रति हैबिचुअल हो जाओगे। वो भाषा आपको, जब आप परीक्षा में अपना पन्ना पलटोगे, ऑफलाइन मोड का पेपर है, आप अपना पेपर ऐसे पलटोगे और एक पेपर भरा हुआ पूरा संस्कृत भाषा में दिख जाएगा तो डर जाते हैं। आधे लोग तो धराशायी हो जाते हैं, कहें कौन टाइम कौन पढ़े, फालतू का है, पता नहीं क्या इतना बड़ा पूरा पन्ना भर दिया है संस्कृत में, हम कभी पढ़े नहीं है। और ऐसा कब होगा? जब आप संस्कृत कभी पढ़े नहीं होगे। क्यों? क्योंकि संस्कृत हम एक लाइन तो पढ़ नहीं सकते हैं। इसके लिए कह रहा हूं कि आप, और जब आप संस्कृत भाषा को उच्चारित कर लोगे, लाइनों को पढ़ लोगे, तो ऑटोमेटिक आपको वहीं पर आपका उत्तर मिल जाता है। अब बात आई कि हम प्रश्न का उत्तर कैसे ढूंढेंगे, आइए देखते हैं। पहले तो थीम समझ लो, पैसेज कैसे आता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि लिखा है, एक पैसेज से प्रश्न 7 या 8, ध्यान देना। एक पैसेज से कितने प्रश्न आते हैं? 7 या 8 प्रश्न आते हैं, ठीक है जी। फिर कहते हैं, फिर पैसेज से 4-3 व्याकरण के, और वही एक पैसेज से ही 7 या 8 प्रश्न आते हैं। 2 पैसेज होते हैं, 2 पैसेज में एक पैसेज 7 प्रश्न का होगा और एक पैसेज 8 प्रश्न का होगा, ठीक है जी। तो उसमें से पैसेज से ही जो प्रश्न होगा, 4 से 3 प्रश्न किसके होंगे? व्याकरण के होते हैं, ग्रामर के होते हैं। याद रखना कितने? 4 से 3। पहले हम पूरा पैराग्राफ की थीम समझेंगे, फिर हम तरीका बता रहे हैं ना जी, परेशान मत हो, है ना जी। उसी पैसेज से 4 या 3 प्रश्न व्याकरण के होते हैं, और उसके बाद उसी में से 4 या 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो पैसेज से होते हैं। जो कहां से? जिसका उत्तर आपको पैसेज से देना होता है, ठीक है जी। और 4 या 3 पैसेज से प्रश्न होते हैं, यही, ठीक है जी। और 4 या 3 व्याकरण से होता है। सर्वप्रथम प्रश्नों को पढ़कर रफ पेपर पर लिख लें, महत्वपूर्ण, क्योंकि पेपर ऑफलाइन है। ध्यान देना, क्या करना है सबसे पहले, क्या करना है? अगर आपके सामने पैसेज आता है तो पहला स्टेप क्या करोगे? ये तो हम तैयारी को बताएं कि अभी जो आपके पास समय बचा है, डेली बेसिस पर जो कितनी भी पुरानी किताब हो, या हम तो डेली बेसिस पर इतने सारे प्रैक्टिस सेट करा के टेलीग्राम पर मैं भेजा हूं आपको गद्यांश, आप उसमें से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वहां पर आप उस गद्यांश की डेली बेसिस पर रीडिंग कीजिए। उससे आपको पैसेज पढ़ना आसान हो जाएगा। पैसेज जब आपके सामने आएगा तो उस पैसेज से आपको डर नहीं लगेगी, क्योंकि आप पहले से संस्कृत पढ़े रहोगे। पहले सोचो डायरेक्ट एग्जाम में ही हम उस पैसेज की लाइनों को पढ़ें, तब तो 100% आप डरोगे और आपका जो मनोबल है वो डाउन होगा, क्योंकि बड़े बड़े संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है जी। अर्थ मत निकालो, कोई आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। और बताते हैं कैसे। सर्वप्रथम जब पैसेज आपके सामने खुले, वो पेपर तो आपको A4 साइज का जो पेपर मिलता है रफ के लिए, उसमें से अपनी पेन उठाइए, खटाक से जल्दी जल्दी, चाहे पेंसिल से चाहे पेन से
तीन, क्योंकि पैसेज से केवल 3 ही 4 प्रश्न होता है और जो 3-4 बचता है वो आपका व्याकरण से होता है। तो जो व्याकरण वाले प्रश्न हैं उसको तो पैसेज में ढूंढना नहीं है, तो उसको मत लिखो। केवल 3 से 4 प्रश्न ऐसे लिखो जो कि पैसेज से जुड़े हुए हैं। आप फटाक फटाक लिखोगे और ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, तो छोटे प्रश्न लिखने में 1 भी मिनट नहीं लगेगा। 4 क्वेश्चन आप जल्दी से रफ पेपर पे लिख लोगे। रफ पेपर लिख ले, फिर क्या करना है, फिर एक पेपर को सामने रखकर, फिर उस पेपर को सामने रखकर ध्यान से संस्कृत गद्यांश को पढ़ें। आप उसके बाद क्या करना है, जब आपने पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले प्रश्न जो 3-4 पैसेज से पूछा जा रहा है उसको जल्दी से लिख लेना है, गंदी से गंदी राइटिंग में है। उसके बाद ऐसे उस जिसमें प्रश्न लिखे हो वो पेपर सामने रखो और पैसेज सामने खोलो। अब पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। हाँ जी, प्रश्नों को, जो शब्द प्रश्नों में आए हैं उत्तर उन्हीं के आसपास मिलेगा। जब आप पैसेज पढ़ना शुरू करोगे और सामने आपका A4 साइज पेपर होगा जिसमें आपने प्रश्न लिखे हैं, तो जब प्रश्न पढ़ोगे ना जी, तो प्रश्न में एक आध शब्द ऐसा होता है जो थोड़ा बड़ा होता है। उस प्रश्न में एक आध शब्द ऐसा होगा जो कि कहीं ना कहीं लाइन में आपको दिख जाएगा। तो जो शब्द प्रश्नों में आए हैं अगर उत्तर उन्हीं के आसपास मिलेगा। पढ़ते समय जैसे आया है कि हाँ जी, देवदत्तस्य पुत्रस्य नाम किम। देव, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, प्रश्न माना आया, कोई पैसेज होगा उसमें देवदत्त होगा, देवदत्तस्य पुत्रस्य नाम किम, उसका नाम क्या है उसके पुत्र का। ठीक है जी, तो आप पैसेज जब पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि देवदत्त से पुत्र से नाम ये। तो जहां भी दिख जाए देवदत्त से पुत्र से, वही पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना। चूंकि ऑफलाइन मोड का है तो अंडरलाइन कर सकते हैं। और फटाक से ना होगा प्रश्न देख लेना, 4 ऑप्शन देखना, फटाक से ना सही हो जाए बताना, क्योंकि जहां पर ये शब्द मिलेगा देवदत्त से पुत्र से, उसी के एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे या उसी लाइन में ही उसी के आसपास उसका आंसर छिपा होता है कि देवदत्त से पुत्र से नाम, हाँ भीरुदत्त, जो भी लिखा हो, समझे ना जी। तो एक पेपर को सामने, जिस पे सबसे पहले क्या करना, पैसेज खोला, पेपर खोला और आपने पहले पैसेज ना देखकर प्रश्न पे गए। 4 प्रश्न होते हैं जो कि पैसेज से जुड़े हुए होते हैं, उनको जल्दी से लिख लिया। लिखने के बाद उस लिखे हुए पेपर को सामने रखो, प्रश्न को, और सामने पैसेज लिखो। दोनों को पढ़ना शुरू कर दो, मतलब पैसेज पढ़ना शुरू कर दो, तो प्रश्न में जो भी शब्द आया है अगर वो शब्द पैसेज में कहीं दिखता है तो उत्तर वहीं रहता है। इतने सारे पैसेज कराए हूं, इसके बाद मैं अभ्यास भी करा दूंगा। ठीक है जी। अब उसी में से व्याकरण में एक पोर्शन होता है समानार्थी और विलोम शब्द का। किसका जी, समानार्थी और विलोम शब्द का। ये जो कि ये ऐसी चीजें हैं ना, तो जो आते हैं गद्यांश से, मतलब पूछे ही पूछे जाते हैं। खासकर जब से ऑनलाइन मोड का हुआ था तब से मैंने देखा, तो जो इतना प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा समानार्थी, और ऑफलाइन मोड का जो पेपर मैंने हल करवाया है उसमें विलोम बहुत पूछता था। फिलहाल आपको दोनों तैयारी करनी है। मैं आपको आपके टेलीग्राम पर बहुत सारे समानार्थी और विलोम शब्द मैं भेज दूंगा संस्कृत भाषा के। अब देखो कैसे इसका, यदि जिस शब्द का समानार्थी पूछा है वह शब्द पैसेज में है, मतलब जैसे अगर पूछा है कमल निम्नलिखितेषु कमल इत्यस्य समानार्थी शब्दः किम, अगर कमल का समानार्थी पूछा है माना क्वेश्चन में, और वह शब्द पैसेज में है, और वह जैसे कमल का समानार्थी पूछा और जब आपने पैसेज पढ़ा तो पैसेज में कहीं पर कमल शब्द आया था, तो उसका उत्तर पैसेज में ना देखें, स्वविवेक से देना होगा, टाइम बचेगा। क्यों, ध्यान देना, जैसे आपसे बहुत सारे समानार्थी पूछता है, पूछ लिया कमल का समानार्थी है, कमल का पर्यायवाची है, या कमल के समान कौन सा शब्द है जो अर्थ दे रहा है, ऐसे पूछ लिया, तो आप क्या करोगे बोलो। तो अगर वो कमल शब्द जिसका समानार्थी पूछा हुआ है वह शब्द पैसेज पढ़ते समय कभी आपके सामने पड़ा हो, अगर वह शब्द पैसेज में प्रयोग हुआ रहेगा तो उसका उत्तर अपने मन से देना है, पैसेज से ढूंढ कर नहीं देना है। लेकिन अगर यदि वह शब्द पैसेज में नहीं आया है, जैसे कमल का समानार्थी पूछा और कमल शब्द पैसेज में कहीं नहीं आया था, तो जिसका समानार्थी पूछा है तो उसका उत्तर पैसेज में मिलेगा। हाँ, पैसेज में मिलेगा, ध्यान देना। हाँ भाई साहब, याद रखना, ये ऐसे पूछा है जैसे
कमल का पर्यायवाची पूछा, समानार्थी पूछा और कमल शब्द आपके पैसेज में कहीं नहीं आया है, तो निश्चित तौर पर उसका जो 4 ऑप्शन होगा उसमें जो इसका उत्तर होगा वह जो उत्तर होगा, जैसे माना आ गया पंकजम, तो पंकजम वह पक्का जो है प्रयोग हुआ होगा आपके पैसेज में। तो कहने का मतलब समय की बचत के लिए और क्या करना है, अगर पैसेज में यह शब्द आया होगा तो चाहे अपने मन से उत्तर दे देना उसका समानार्थी, लेकिन अगर यहां पर विशेष ध्यान, यदि वह शब्द पैसेज में नहीं आया है तो अगर उसका समानार्थी वाला हो सकता है, चारों समानार्थी सही हो, पंकज हो तो यह जो भी हो, मतलब एक ही तरह जो है सबका उदाहरण, मतलब सारा कमल के 4 समानार्थी हैं, चारों सही हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा सही कौन सा होगा, जो पैसेज में आया होगा। आपके यहां प्रश्न पूछता है निम्नलिखितेषु पंकज शब्द से समानार्थी अनुच्छेदे चित्वा लिखतु, अनुच्छेद से देखकर उत्तर करें, तो उसको जब ऐसा लिखा रहे अनुच्छेदे चित्वा लिखत, क्या लिखा रहेगा जी, इधर हम बता देते हैं जी, थोड़ा सा रुकेंगे जी। जब ऐसा लिखा रहे अनुच्छेदे चित्वा लिखत, अनुच्छेदे चित्वा लिखत, ध्यान दे लो, ये लाइन देख लो, पैसेज देखना जो मैंने हल कराया है उसमें लिखा होगा अनुच्छेदे चित्वा लिखत, या तो अनुच्छेद में चित्वा मतलब देख कर लिखो। हाँ, इसका समानार्थी अनुच्छेद में देख कर लिखो, अपने मन से नहीं करना है। हाँ, नहीं तो कह दो नहीं नहीं हमको तो खूब समानार्थी आता है, चारों समानार्थी दे देगा तो आप कौनों सही मार दोगे, लेकिन नहीं, जब ऐसी कंडीशन लग जाए अनुच्छेदे चित्वा लिखा, तो अनुच्छेद में देखकर उसका अर्थ जो बता रहा होता है शब्द वह लिखना होता है, ठीक है, अपने मन से नहीं लिखना होता है। ऐसा अगर आपके दिमाग में है, और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है अनुच्छेद, तो अपने मन से उत्तर करो, आपके समय की बचत होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। व्याकरण का जो पोर्शन होता है मेरे प्रिय छात्रों, ग्रामर पोर्शन में क्या क्या आपके लिए बहुत प्रत्यय होता है, 2 से 3 नंबर का आता है। मैंने ट्रिक की वीडियो पढ़ाई है जो कि आपको पूरा का पूरा 2 से 3 नंबर एकदम कंफर्म करा के जाएगी। व्याकरण का जो प्रत्यय वाला पोर्शन है इसमें मैंने ट्रिक पढ़ाया, वही ट्रिक काम करेगी और कुछ नहीं, ज्यादा डीप नहीं जाना है, क्योंकि आपको विद्वान नहीं बनना है, अभी आपको सीटेट निकालना है, ठीक है जी। संधि से 1 से 2 नंबर है, संधि से 1 से 2 नंबर जो कि मैंने पेड क्लास में पढ़ाई है, लेकिन इसका मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा, केवल संधि के प्रश्नों की हम प्रैक्टिस भी करा देंगे बहुत ही जल्द। लेकिन संधि को पढ़ने के लिए 1 से 2 नंबर पूछ लेता है। अभी मैंने एक कराया, उसमें इति धन उक्त्वा मोद धन उत्सव मोदोत्सव ऐसे करके था, पूछा था, संधि पूछ लेता 1 से 2 नंबर में। समास 1 नंबर में पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि पूछ सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि समास पूछेगा नहीं, समास पूछेगा, लेकिन यह जरूरी भी नहीं है कि पूछ ही ले, लेकिन आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना है समास भी, ठीक है जी। कारक यह भी सेम टू सेम है, 1 नंबर में पूछ सकता है जरूरी, लेकिन कारक इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि जब पैसेज पढ़ते हो तो प्रत्यय, संधि, कारक, समास, अगर इनका ज्ञान है तो जो पैसेज है उसका अर्थ निकालने में आपको हेल्प मिलती है। जैसे कहीं लिखा है सह लिखित्वा गच्छति, सह लिखित्वा गच्छति, वह लिख कर जाता है। अब लिखित्वा, अब यहां लिख जाता है ऐसा अर्थ निकालो, लिखित्वा में त्वा प्रत्यय लगा है जो कर के अर्थ देता है, तो मैं लिख कर जाता है यह बताता है, ठीक है जी। शब्द रूप धातु रूप भैया एकदम इंपॉर्टेंट, जहां से एकदम देखिए 2 पोर्शन, प्रत्यय, समानार्थी, शब्द रूप धातु रूप, यहां से लिख लो, कम से कम 4 से 5 नंबर आपका तैयार होगा। ध्यान देना, प्रत्यय, शब्द रूप और आपका कहां गया जी समानार्थी, संधि भी ले लो, है ना जी। यहां से 4 से 5 नंबर 100%। अभी आज केवल गद्यांश पर चर्चा हो रही है, तो ये सारी चीजें हैं मेरे प्रिय छात्रों, हैं इसमें कोई समस्या और आपको हम बता देते हैं। अच्छा, कुछ एक चीजें हैं आपको जानने के लिए और हैं, इतने में कोई समस्या। पैसेज को हल करने का तरीका मैंने बताया कि सबसे पहले तो उसकी तैयारी के लिए बता रहा हूं, पैसेज की रीडिंग करते रहें, और जब आप परीक्षा हॉल में बैठे हो, आपके सामने आपका पेपर आता है, पैसेज खोलते हो, तो सबसे पहला काम क्या करना, A4 साइज को जो पेपर मिलेगा उस पे जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को आप छाप लोगे। 3 से 4 ही प्रश्न होता है, एक पैसेज से 4 प्रश्न लिखोगे, उसके बाद पैसेज की रीडिंग करना शुरू कर दोगे। महत्वपूर्ण शब्दों को, पेपर ऑफलाइन है, फिर पेपर को सामने रखकर ध्यान से संस्कृत गद्यांश को पढ़ें, उत्तर उन्हीं के आसपास मिलता है। फिर कहते हैं समानार्थी वाला बता दिया, अभी और बताना है आपको, रुकेगा जाइएगा नहीं, अभी ध्यान देना। कभी कभी
आप देखते होंगे एक कोई पैसेज ऐसा होता है जिसमें बार बार उक्तवान मतलब कहा, अकथयत आया हुआ है, मैं पढ़ाया हूं, अकथयत, हाँ हाँ, यह पिता पुत्रम प्रति है, पिता पुत्रम प्रति, पिता पुत्र के प्रति कहता है। ये जहां पर लिखा रहे उक्तवान अकथयत मतलब किसी का डायलॉग है। जैसे पिता अकथयत, पिता ने कहा, तो आपके उस जहां जहां अकथयत शब्द मिले, उक्तवान मिले, वहां पर थोड़ा होशियारी से रीडिंग करते समय ध्यान देना। जो जैसे पिता अकथयत, पुत्र अकथयत, पुत्र उक्तवान, तो जहां पे कोई कैरेक्टर कुछ कह रहा है वहां से प्रश्न नीचे पूछ लेता है पैसेज में कि कह उक्तवान, कह अकथयत, तो उसका उत्तर कहीं और भागना नहीं है, दौड़ के जाना पूरे पैसेज में जहां लिखा रहे उक्तवान, जहां लिखा रहे अकथयत, उसी के सामने डैश लगा रहे ना लगा रहे, वहीं उसका उत्तर मिलेगा। ध्यान देना, किसी ने क्या कहा, ये किसका डायलॉग है, ऐसा ऋषि ने कहा, ऐसा मुनि ने कहा, ऐसा मुनि ने क्या कहा, तो वहां पर आपको 100% पूरे पैसेज में कहीं उक्तवान लिखा होगा, कहीं अकथयत लिखा होगा, हाँ, या कहीं सह वदति ऐसा लिखा होगा, तो उत्तर उसका या इसी शब्दों के आसपास मिलता है। याद रहे, उक्तवान अकथयत की जब किसी का डायलॉग पूछा हो कि यह किसने कहा या इन्होंने ऋषि कहा किम उक्तवान, ऋषि ने क्या कहा, तो किसी ने क्या कहा या किसने क्या कहा, ये इसका उत्तर इसके आसपास मिलता है जहां पर यह लिखा रहेगा उक्तवान अकथयत। इसके लिए ज्यादा परेशान दिमाग से उत्तर करना है जी, सच्ची बता दे रहे हैं। और बताएं क्या, और आगे आओ, आगे चलो जी। कभी भी पैसेज करते समय एक चीज ध्यान में रखना, जो 4 से 5 प्रश्न आपका पूछता है, उस 4 से 5 प्रश्न का उत्तर कहां हो सकता है, किसी भी, मैंने बताया जैसे कोई शब्द मिल गया है ना जी, माना मिल गया अच्छा, जैसे कभी कभी सर्वनाम का प्रयोग, ध्यान देने सर्वनाम का प्रयोग कैसे होता है, सर्वनाम पे उत्तर कैसे देते हो। जैसे एकः कृषकः आसीत्, एकः, ध्यान देना, एक बता रहा हूं आपको ऑप्शन, मतलब एक तरीका बता रहा हूं कि कैसे सर्वनाम का उत्तर कैसे दोगे। एकः कृषकः आसीत्, हां, तस्य नाम रमेशः, ध्यान देना, बहुत एक एग्जांपल दे रहा हूं कैसे उत्तर देना, मतलब अगर इतना फॉलो करोगे तो गद्यांश आसानी से हो जाएगा। तस्य नाम रमेशः, तस्य पुत्रस्य, एकः, तस्य पुत्रस्य या तस्य पुत्रः सुरेशः एकः छात्रः अस्ति। ध्यान देना, अब हम आपको बता रहे हैं, अब आपके नीचे आपके उसमें पैसे से प्रश्न पूछ सकता है, हाँ जी पूछ सकता है, कृषकस्य नाम किम, कृषक का नाम क्या है, तो अब यहां पे एकः कृषक, एक कृषक था, अब यहां कृषक का नाम नहीं, तो आगे लिखा है तस्य नाम, मतलब अगर कोई कर्ता शुरू में प्रयोग हुआ है उसके लिए तस्य का प्रयोग करते हैं, अगर स्त्रीलिंग का होगा तस्या का प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। अब यहां तस्य से मतलब क्या हुआ, कृषकस्य, हाँ, क्या मतलब हुआ, तस्य किसके लिए प्रयोग हुआ है, कृषक के लिए प्रयोग हुआ। जब पूछे कृषकस्य नाम किम, तो वहां जहां तस्य है वहां, तो उसके थोड़ा सा जहां कहीं कृषकस्य नाम किम, तो कृषक और नाम ये 2-3 शब्द मिल रहे हैं, तो आपको 1 लाइन 2 लाइन तक उत्तर ढूंढना होता है। वैसे तो एक ही लाइन में आसपास 90% जो है एक ही लाइन में, जैसे कृषकस्य नाम, तो कृषक के पास में ही उत्तर मिल जाता है, लेकिन आपको 10% में 2 लाइनों के बीच में उत्तर रहेगा। जैसे इसी में देख लो, हो सकता है एका कृषकस्य नाम, एक या पुनः कृषकस्य पुत्रः किम अस्ति, है क्या है, तो छात्रः अस्ति, वह कृषक का पुत्र क्या है, छात्र है, तो कृषक यहां प्रयोग हुआ है, छात्र यहां प्रयोग हुआ है, लेकिन उस कहानी को जोड़ो ना जी, कि तस्य मतलब कृषकस्य पुत्रस्य सुरेशः एकः छात्रः अस्ति, उसका पुत्र एक छात्र है, तो तस्य का प्रयोग, सह का प्रयोग हमेशा सह किसी, जैसे और हमेशा सर्वनाम बाद में प्रयोग होता है, अगर सर्वनाम प्रयोग हो मतलब उसके पहले कोई ना कोई कर्ता प्रयोग किया गया है, जैसे कृषक, अब यहां जैसे तस्य कृषक का बोल सह, जैसे एका कृषक आसीत सह अत्यंत वैभवशाली आसीत, अब यहां पे सह किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो कृषक के लिए प्रयोग हुआ है, तो अत्यंत वैभवशाली कह आसीत, तो उत्तर यहां पे कृषक आसीत, भले वहां पे सह प्रयोग हुआ है।
एकः किसका आसीत, सह अत्यंत वैभवशाली आसीत। प्रश्न पूछेगा कह वैभवशाली आसीत, तो आप वहां पे ये नहीं लिखोगे सह वैभवशाली आसीत, नहीं, तो ऑप्शन में रहेगा कृषकः, तो कृषकः, क्योंकि सह का प्रयोग कृषक के लिए हुआ है। ठीक है जी, ये हो गया दूसरा तरीका। और आपके यहां जो 4 प्रश्न पूछता है, 3 प्रश्न कम से कम आपका तो ऐसे ही रहता, 3 से 4 प्रश्न पैसे से जुड़ा होता है, जो आपको उसी लाइन में उसी के आसपास मिल जाता है। ये नियम ये रूल। और व्याकरण का प्रश्न कैसे करोगे जी, व्याकरण का तरीका मैंने बता दिया है, सलीका मैंने बता दिया है ना जी। और कुछ विशेष शब्द होते हैं ग्रामर उसके पैसेज में कुछ शब्द होते हैं, जैसे कहते हैं, ध्यान दे लो, जैसे तस्य मतलब उसका, ठीक है जी, अस्तु मतलब हां, ठीक है जी। और क्या होता है जी, अब इसी में सह मतलब वह, ठीक है जी, सह मतलब वह, अस्मिन मतलब इस, ठीक है जी, समझे ना जी, बहुत सारे शब्द प्रयोग होते हैं, है ना जी। ऐसे ही करके आपके इसको हम टैग वर्ड में चर्चा करेंगे कि अर्थ कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, है ना जी। बहुत सारे प्रत्यय का प्रयोग होता है, लेकिन सिंपल सी भाषा में जो आप हमसे बार बार पूछते हो उसका प्रश्न बस यहीं पर है, उसका उत्तर यही इतना है कि मेरे प्रिय छात्रों, किसी भी पैसेज को हल करने के लिए सबसे पहले रीडिंग करना है, करोगे नहीं करोगे, बोलो वादा करो हमसे। वादे अक्सर टूट जाया करते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं। तो कोशिश करना कि आप डेली बेसिस पे आज से अभी से एक पैसेज की रीडिंग करोगे। रीडिंग करने से आप संस्कृत के प्रति हैबिचुअल हो जाओगे, ताकि जब आपके प्रश्न पत्र मिले और पैसेज देखो, बड़ा सा पैसेज देखो, तब भी मत डरो, क्योंकि आपने संस्कृत पहले पढ़ी है। संस्कृत उसको आसानी से उच्चारण कर लोगे। अर्थ जान के विद्वान नहीं बनना है। अर्थ का अगर पैसेज पढ़ना आ रहा है तो अर्थ जानना आवश्यक नहीं है, आप उत्तर आसानी से कर लोगे। क्यों? क्योंकि जब आप उसके बाद क्या करना है, पैसेज पूरा पलट दो, उसके बाद प्रश्न 4, एक पैसेज से 4 प्रश्न, चारों को लिख लो। लिख करके उस पैसेज के प्रश्नों को सामने रखो, सामने आपका पैसेज खोलो, पैसेज पढ़ना शुरू करो। तो पैसेज का जो भी शब्द, अगर प्रश्न का कोई शब्द आपको पैसेज में किसी लाइन में दिखा, तुरंत अंडरलाइन करो, पेंसिल से ना करो, तुरंत उत्तर दे दो जाके नीचे, फटाक से 4 ऑप्शन होगा, वही उसका उत्तर होगा। इतना ही, ज्यादा नहीं। और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका पुनः वीडियो बनाएंगे कि और कहां पर आपको समस्या हो रही है। अर्थ निकालने के लिए हम कुछ शब्दों के अर्थ आपको टैग वर्ड में देंगे, जो कि इसके बाद मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो बिल्कुल मत डरे आपके अपने पैसेज से, कितना भी बड़ा हो, अगर आप पढ़ना जान गए हो, उच्चारण करना सीख गए हो, तो बिल्कुल सही कर लोगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना जी। नमस्कार, धन्यवाद, शुभम भूयात सर्वदा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।